हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे होता है, उसके बाद की जर्नी। मतलब आज हम जो है हिमाचल के इतिहास में कुछ 20 से 25 सालों के हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जैसे 1947 से लेकर 1972 तक की चीज़ें हम कवर करेंगे, प्लस इस दौरान जो भूमि संबंधी जो कानून आए और एक तरह से जो आय असमानता स्थापित करने की कोशिश हिमाचल सरकार के द्वारा की गई, उसके उन सरकार के द्वारा किए गए उन एफर्ट्स की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए, ये दो टॉपिक हम पूरी तरह से करेंगे और उसके बाद जो है हमारा लगभग ऑलमोस्ट जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहने है वाला है हिमाचल प्रदेश के गठन तथा पृष्ठभूमि से संबंधित। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, 17 अगस्त 1947 को लोकतांत्रिक सरकार बनने वाली पहली हिमाचल रियासत कौन सी थी? तो लोकतांत्रिक सरकार बनाने वाली पहली हिमाचली रियासत कौन सी थी? ठियोगा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। इनसे संबंधित कुछ चीज़ें और भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो थ्योरी सेक्शन में हम कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एमसीक्यूज हम देख लेते हैं पहले। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, 17 अगस्त 1947 को बनी ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो कौन रहने वाले हैं? सूरतराम प्रकाश आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहने वाला है। 21 दिसंबर 1947 को अलग पहाड़ी प्रांत की मांग से संबंधित अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बड़ा गांव में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। 21 दिसंबर 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 21 दिसंबर 1947 को आपको देखने को मिलेगा बड़ा गांव में जो अधिवेशन हुआ था, सत्यदेव बुशहरी हमें उसके संस्था अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेंगे। 26 से 28 जनवरी के बीच में 1948 का सम्मेलन कहाँ होता है? सोलन में आयोजित होता हुआ हमें दिखाई देगा। सोलन सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। छठा क्वेश्चन रहेगा, जनवरी 1948 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जनवरी 1948 के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बघाट के राजा आपको दुर्गा सिंह देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश का नाम सुझाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कुंवर मोहन सिंह जो है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने के लिए नेगोशिएटिंग कमेटी ने कौन से लक्ष्य तिथि निर्धारित की थी? तो इनका मानना था कि भाई 1 मार्च 1948 तक हम क्या करेंगे, तो गृह मंत्रालय से और जो पहाड़ी रियासतें हैं यानी कि जैसे मंडी, सुकेत, चंबा, सिरमौर वाली जो रियासतें थी, बिलासपुर हो गया, तो ये जिनको अभी तक शामिल नहीं किया गया था या इस वाले आपको देखने को मिलेगा जो रियासतें बनाई जा रही थी और रियासतों द्वारा जो हिमाचल नामक संघ बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस रियासती संघ में जिन रियासतों को शामिल नहीं किया गया था उनको भी लाने की कोशिश की गई। और जो राज्य मंत्रालय है गृह मंत्रालय का, उसके अंतर्गत किसी तरह से उससे वो चीज़ एक्सेप्ट करवाना, यानी कि गृह मंत्रालय से इस बात को स्वीकृति देना कि हम हिमाचल जो पहाड़ी रियासतें हैं वो हिमाचल नामक नया प्रांत अपनी ओर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टारगेट इन्होंने रखा था। 9 जनवरी 1948 में बनी अस्थायी सरकार के मुखिया कौन थे? तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके मुखिया रहने वाले हैं शिवानंद रमौल जो है अस्थायी सरकार के। सॉरी, 9वां क्वेश्चन है, जनवरी 1948 में जो सरकार बनती है अस्थायी सरकार, उसके मुखिया रहने वाले हैं शिवानंद रमौल। तो अभी तक आपको दो चीज़ें सिंपल सा अगर मैं वेरीफाई करने की या आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो दो भागों में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक कौन कर रहा है? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के द्वारा, या ये नहीं तो आपको जो है रियासती जो संघ देखने को आपको मिल रहे हैं उनके द्वारा, रियासती जो राजाओं का प्रयास करिए उनके द्वारा। और दूसरा आपको देखने को मिलेंगे हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम देखेंगे वाई एस परमार रहेंगे, पंडित पद्मदेव रहेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा सोलन सम्मेलन के संबंध में चीज़ें, सोलन सम्मेलन के संबंध में चीज़ें देखी, वो हमने देखा कि वो कहाँ से हो रही थी, वो इस साइड का एफर्ट था। लेकिन अब जो आगे की चीज़ें हम देखने वाले हैं, जैसे ये अस्थाई सरकार की बात हो रही है, तो अस्थाई सरकार वाली बात जो है वो इससे संबंधित है। तो दोनों गुट अपने अपने तरफ से अपने अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। इनका मानना ये अलग क्यों है? तो इनका सिंपल सा मानना था कि भाई जो राजाओं का शासन है हम तभी जो है हिमाचल प्रांत को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रांत इनका दिया हुआ नाम है। हिमाचल प्रांत जो है इस गुट का दिया हुआ नाम है, जबकि इन्होंने तो हिमालयी प्रांत नाम दिया था। और बाद में फिर पंडित सॉरी जो वल्लभ भाई पटेल है उनके द्वारा इसी नाम को सुझाया जाता है हिमाचल प्रांत के। लेकिन हिमालयी प्रांत जो है इन्होंने दिया था वाई एस परमार जी के गुट वगैरह के द्वारा हिमालयी प्रांत
प्रांत नाम दिया गया था। तो इनका मानना सिंपल सा था वाई एस परमार के गुट का कि भई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोकतंत्र, यानी कि राजा अगर अपनी रियासतों को लोगों को सौंपने को तैयार है तो हम इस प्रांत में आने को तैयार है। तो इतनी सी मांग थी इनकी। आई होप आपको जो है आइडियोलॉजी इनकी समझ आई होगी किस तरह से काम हो रहा है। फिर बात करते हैं सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सुकेत सत्याग्रह जो है कौन नेतृत्व करते हैं, पंडित पद्मदेव के द्वारा किया जाता है। सुकेत सत्याग्रह की शुरुआत कब होगी, 18 फरवरी 1948। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी कौन सी थी जहां सत्याग्रही पहुंचे थे। तो सुकेत के राजा की राजधानी कौन रहने वाली है, सुंदरनगर। 1 मार्च 1948 को सरदार पटेल को ज्ञापन किसने सौंपा था। तो 1 मार्च 1948 को आपको देखने को मिलेगा भागमल सोहाटा जी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। 8 मार्च 1948 को कितनी पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप ध्यान रखेंगे 26 पहाड़ी रियासतों के द्वारा किए गए थे। और उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कैसे सुकेत, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर के शासकों के द्वारा साइन किए जाते हैं। हिमालय प्रांत नाम सुझाव किस संगठन ने दिया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा हिमालयी प्रांत की बात हो रही है, हिमाचल की नहीं। तो ये किसका था, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का आपको देखने को मिलेगा। SSRC का देखने को मिलेगा यहाँ पे। 16वें क्वेश्चन की बात की जाए, नालागढ़ के एक राजा कौन थे जिन्होंने अपनी रियासत का विलय पटियाला के साथ करने की बात कही थी। तो ये आपको देखने को मिलेंगे सुरेंद्र सिंह जो है इंदौर के राजा रहने वाले हैं, जो कि पेप्सू में शामिल होने की बात करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। पटियाला में चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 15 अप्रैल 1948 को हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, 1948 में गठित हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रियासतें थी। तो हमने देखा कि 8 मार्च को तो सबने कर लिया, लेकिन हम देखेंगे कि जब 15 अप्रैल आएगा तो उस तक तो आपको देखने को मिलेगा कि 26 ने यहाँ किया था, बाकी यहाँ तक आते आते तो पूरी की पूरी 30 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल कितनी रियासतें थी, 30 रियासतें हमें हिमाचल प्रदेश के गठन के समय में कुल की बात की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 19वें क्वेश्चन की बात की जाए, 1948 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रथम चीफ कमिश्नर NC मेहता जी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बिलासपुर के राजा आनंद चंद बिलासपुर को किस नाम से स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहलूर के नाम से ही वो बिलासपुर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। बिलासपुर राज्य ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो इनका जो विलय पत्र था 1 साल बाद, आज़ादी के पूरे 1 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। सॉरी 15 अगस्त, अप्रैल नहीं 15 अगस्त। अप्रैल में तो हिमाचल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बिलासपुर बाद में चलकर हस्ताक्षर करेगा 15 अगस्त को 1948 में। नेक्स्ट है, बिलासपुर को अलग चीफ कमिश्नर प्रांत बनाए रखने का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पे भाखड़ा बांध जो बन रहा था परियोजना, उसका अधिकतर हिस्सा आप देखोगे बिलासपुर वाले क्षेत्र में था। इस वजह से इनकी डिमांड्स मानी जा रही थी। बिलासपुर के प्रथम चीफ कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो पहले तो वहाँ के राजा को ही चुना जाता है, आनंद चंद को, लेकिन फिर जनता इनका विरोध करती है और उसके बाद श्री चंद छाबड़ा के पास चली जाएगी प्रथम चीफ कमिश्नर की उपाधि, या सॉरी द्वितीय चीफ कमिश्नर जो बनेंगे। और बिलासपुर में राजा आनंद चंद के बाद नया चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था। तो ये रहने वाले हैं चंद छाबड़ा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेंगे। अब थोड़ी सी कहानी को समझते हैं कि आपको देखने को मिलेगा भारत आज़ाद हो चुका है। अब एक एक कर रियासतों को विलय करने की बात शुरू होती है। तो सबसे पहले बारी आती है ठियोग रियासत की। इसका विलय होगा 17 अगस्त 1947 को। लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे बनेगी। सूरत राम प्रकाश इसके प्रमुख बनेंगे। भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली हिमाचली रियासत थी ये। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। दूसरे की बात करें, अन्य रियासतें हमें देखने को मिलती है। कुनिहार की बात करें तो ठाकुर ने प्रशासन में आम जनता को शामिल किया था। जुब्बल में भागमल सोहाटा के नेतृत्व में प्रतिनिधि सरकारें बनी थी। बुशहर में सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में जो है जनता ने स्वीकार किया था इसका नेतृत्व। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं पहाड़ी प्रांत की मांग की। तो पहाड़ी प्रांत के मांग की अगर शुरू की जाए तो 21 दिसंबर 1947 को काउंसिल का अधिवेशन होता है सांगरी रियासत की राजधानी बड़गांव में, जिसकी हमने बात की अभी। सत्यदेव बुशहरी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। भागमल सोहाटा, स्वामी पूर्णानंद, सदाराम ठाकुर जो है इस और आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा गुट जो SRC का हमने देखा था, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो हमने बात देखी थी, उसमें हमें उसका नेतृत्व हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। सांगरी वाला जो अधिवेशन है उसके नेतृत्व में ये देखने को मिलेगा। फिर आता है सोलन सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 को हमें देखने को मिलता है। सोलन का दरबार हॉल स्थान रहेगा। अध्यक्षता कौन करेंगे, बघाट के राजा दुर्गा सिंह के द्वारा इसकी आपको देखने को मिलेगा अध्यक्षता की जाती है। और शिमला पहाड़ी रियासतों के राजा और प्रजामंडल के
प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे। तो ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। मुख्य निर्णय क्या हुआ और क्या नामकरण था, तो इन्होंने यहाँ पे नए राज्य का नाम कहा कि हिमाचल रखने का प्रस्ताव किया, और ये नाम जो है किसने दिया, कुंवर मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। विलय का प्रस्ताव था कि हिमालय प्रांत और जो रियासती संघ है के प्रस्तावों पर सहमति बनी थी। यहाँ पे इनका कहना सिंपल सा था कि भाई सबको मिलाकर पंजाब की रियासतें केंद्र सरकार से पंजाब की पहाड़ी रियासतों को भी हिमाचल प्रदेश में मिलाने का अनुरोध किया गया। तो सिंपल सा था कि भाई 26 ऊपर की और 4 पंजाब की पहाड़ी रियासत को मिलाया जाए और हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया जाए। तो ये इनकी मांग थी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए इनके द्वारा एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाती है, वार्ता समिति बनाई जाती है। 8 सदस्य देखने को मिलेंगे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको देखने को मिलेंगे राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में ही बनेगी। भागमल स्वाटा ठाकुर नेगी सेन, ठाकुर सेन नेगी और सत्यादेव बुशहरी आदि इसके प्रमुख सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। 1 मार्च 1948 तक हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने की सूचना देने का इन्होंने निर्णय किया था। ये तिथि आप ध्यान रखेंगे। अस्थायी सरकार बनती है कब, तो जनवरी 1948 में। ये दूसरे गुट की बात हो रही है। हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की यहाँ पे बात होने जा रही है अब। तो गठनकर्ता कौन है, प्रजामंडल का दूसरा गुट जो था ये आपको देखने को मिलेगा। मुख्य नेता पंडित पद्मदेव और वाई एस परमार थे। मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजाओं के संघ का विरोध करना, पहाड़ी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर हिमालयी प्रांत बनाना। तो इनका कहना था कि भाई राजाओं अब छोड़ो अपने अधिकार और जनता को सौंपो सारी चीज़ें। मुखिया कौन थे, शिमला में इसी अस्थायी सरकार के मुखिया बनते हैं सिमानंद रमौल, हमें देखने को मिलते हैं। रमौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चेतावनी क्या थी, सुकेत के राजा को चेतावनी दी जाती है कि 48 घंटे में भाई रियासत जो है भारतीय संघ में विलय करने का इन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है कि रियासत को जो है भारत के हवाले कर दो। फिर आता है सुकेत सत्याग्रह, कब होता है, फरवरी में देखने को मिलता है। 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सत्याग्रही तत्तापानी के रास्ते से सुकेत में दाखिल होते हैं। पंडित प्रमुख सत्याग्रही में कौन थे, पंडित पद्मदेव थे, रमौल जी थे, देवेंद्र सिंह थे, स्वामी पूर्णानंद, सदाराम चंदेल और रतन सिंह हमें देखने को मिलते हैं। 25 फरवरी 1948 को सत्याग्रही जो है सुकेत की राजधानी सुंदरनगर पर कब्जा कर लेते हैं। रियासत की फौज हथियार डाल देती है। राजा जो लक्ष्मण सेन है वो दिल्ली भाग जाते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि कहाँ गए थे, तो दिल्ली बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, और चीफ कमिश्नर कौन थे, नरेश दत्त ने सुकेत पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के अधिकार की घोषणा कर दी थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अब वापिस आते हैं हिमालयन हिल स्टेट की तरफ। तो वो जो पहला गुट था उसकी नेगोशिएटिंग कमेटी थी। मार्च 1948 में अध्यक्ष कौन थे, बघाट के राजा दुर्गा सिंह थे। इन्होंने ज्ञापन दिया था कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए 1 मार्च तक। वो सारी चीज़ें वल्लभ भाई पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि अन्य बैठकों में भी इन्होंने ये बातचीत रखी थी। फिर आता है शिमला हिल स्टेट्स का विलय। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा 8 मार्च 1948 को। पहले 2 मार्च 1948 को क्या होता है, दिल्ली में राज्य मंत्रालय द्वारा शिमला और पंजाब की पहाड़ी रियासतों के शासकों के साथ बुलाई गई ये बैठक थी। इसमें क्या होता है, मंत्रालय के सचिव थे बीपी मेनन। उन्होंने बिना शर्त विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कहा, हिल स्टेट्स को कहा। लेकिन बुशहर के राजा यहाँ पे बघाट के राजा होंगे। बघाट के राजा दुर्गा सिंह और स्थानीय नेता भागमल स्वाटा ने सोलन सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर एक अलग पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की इन्होंने मांग की थी। तो यहाँ पे इसका जो निर्णय था वो बीपी मेनन जी के द्वारा क्या किया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि किसी तरह ये अलग अस्तित्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, और आप देखेंगे कि बाद में चलकर इन्हें अलग अस्तित्व दे भी दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश से एक क्षेत्र बनाया जाएगा। शिष्टमंडल के आग्रह पर विलय पत्र में यह दर्ज किया गया कि यह क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, यानी कि एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, या मुख्य आयुक्त प्रांत ही सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ दर्जा दिया जाएगा। हस्ताक्षर की तिथि क्या होगी, 8 मार्च 1948 को शिमला की 26 पहाड़ी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नामकरण का क्या विवाद था, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल ने इस नाम का विरोध किया, हिमालय प्रांत रखने का सुझाव दिया, लेकिन सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश को ही मंजूरी दी थी। तो जो वाई एस परमार का धड़ा था उसका मानना था कि भाई क्या नाम होना चाहिए, हिमालयी प्रांत होना चाहिए, क्योंकि हिमालय के अंचल में बसा हुआ ये प्रदेश है। लेकिन इसका भी था कि हिम के अचल में बसा हुआ प्रदेश है भाई, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सोलन सम्मेलन में ये नाम होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे नालागढ़ हिंडूर का विलय कैसे होता है। तो सुरेंद्र सिंह ने प्रजा की इच्छा के विरुद्ध जाकर 5 मई 1948, डेट याद रखेंगे, पटियाला में अपनी रियासत का विलय कर दिया था, क्योंकि राजा के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। फिर आता है मंडी और सुकेत। मंडी के राजा जोगेंद्र सेन और सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने 14 मार्च
मार्च को। तो मंडी और सुकेत कब शामिल होगा? 14 मार्च को होगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने आनाकानी की, चंबा के राजा थे ये, लेकिन प्रजामंडल और सत्याग्रह के कारण ये आपको देखने को मिलेगा कि विवश होकर इन्हें हस्ताक्षर करने पड़े, सेना को वहाँ पे बुलाना पड़ा कि भाई आइए चीज़ों को संभालिए। तो मंडी आपको देखने को मिलेगा 14 मार्च के आसपास साइन कर रहा है, सुकेत उसी समय साइन कर रहा है, चंबा आ गया। अब बात है सिरमौर की। सिरमौर के महाराजा जो राजेंद्र प्रकाश थे, उनका जनमत संग्रह होता है। अंत में सचिव ईपी कृपलानी के द्वारा जनमत संग्रह वहाँ पे करवाया जाएगा और 23 मार्च 1948 को जब जनमत संग्रह के माध्यम से ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई अब सिरमौर कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 23 मार्च 1948 को राजा भी विजय चंद, जो राजा है राजेंद्र प्रकाश, वो भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब क्या होता है, अब हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। केवल बिलासपुर ही बाहर है जो हमें 15 अगस्त 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर ये गठन होता है। प्रशासनिक दर्जा दिया जाता है केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत का इसे दर्जा मिलता है। समय सीमा क्या रहती है, कब से कब तक रहेगा ये दर्जा? तो 48 से लेकर 51 तक हमें देखने को मिलेगा। अगर शुरुआती आंकड़ों की बात की जाए 1948 में क्या स्थिति थी, तो 27,108 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 9,35,000 स्क्वायर किलोमीटर 9,35,000 जो है उस समय की हिमाचल प्रदेश की हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? महासू था। प्रथम प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रथम चीफ कमिश्नर एनसी मेहता बनेंगे। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर ई पैड्रल मून हमें देखने को मिलेंगे। फिर बिलासपुर का विरोध कैसे होता है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि राजा आनंद चंद का क्या रुख था और बिलासपुर का विरोध क्या था? स्वतंत्रता की इच्छा। राजा आनंद चंद क्या चाहता था? बिलासपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के ये खिलाफ था। उसका कहना था कि भाई हम कैलूर के नाम से अपनी स्वतंत्र पहचान रखेंगे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य मंत्रालय के सचिव दिल्ली और बिलासपुर के बीच कई बार वार्ता होती है और फिर हम देखेंगे कि विलय और नया प्रशासनिक दर्जा, तो 15 अगस्त 1948 को ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर इन्हें आपको देखने को मिलेगा कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाएगा। और इसका कारण क्या था, तो भाखड़ा बांध इसका सबसे बड़ा कारण था। बिलासपुर को अलग रखने के लिए एक मुख्य कारण यह था, इसलिए जो है सारी डिमांड्स मानी जा रही थी बिलासपुर की। प्रथम चीफ कमिश्नर राजा को खुश करने के लिए ही भाई राजा बना दिया गया आपको फिर से। तो राजा आनंद चंद को ही 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर का पहला चीफ कमिश्नर बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चंद छाबड़ा हमें देखने को मिलते हैं डिप्टी कमिश्नर के रूप में। प्रजा विरोध करती है। राजा आनंद चंद के खिलाफ स्थानीय प्रजा का कड़ा विरोध होता है। सत्ता परिवर्तन होता है। जनता के विरोध के कारण केंद्र सरकार ने राजा आनंद चंद को पद से हटाकर डिप्टी कमिश्नर चंद छाबड़ा को नया चीफ कमिश्नर बनाने की जो है आपको देखने को मिलेगा कि नया चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से पहले जो 3 वर्ष थे वो हमें देखने को मिलते हैं। उससे संबंध में हमने चीज़ें देखी। एक्चुअल में ये कहानी है जो हमने देखी अभी तक 15 अप्रैल 1948 के पहले की या उसके आसपास की कहानी हमने सारी की सारी पढ़ी कि कैसे जो है हिमाचल, जो वर्तमान हिमाचल है, आखिर उसकी नींव कहाँ से पड़ना शुरू हुई, उसके बारे में हमने चीज़ें देखी। अब देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश अब बन तो गया। हिमाचल प्रदेश नाम की पहचान इस क्षेत्र को या इस भूभाग को मिल चुकी थी जो 27,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर वाला क्षेत्र था। इसे हिमाचल प्रदेश नाम की पहचान मिल चुकी है। लेकिन अब क्या था, अब दर्जों की बात होती है कि उसे जो है भारत संघ में कैसे दर्जा दिया जाएगा। तो पहले आप देखेंगे उसे दिया जाएगा चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसे दिया जाएगा पार्ट सी का दर्जा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसे क्या बनाया जाएगा, इसे एक यूटी बनाया जाएगा और अंततः आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। तो ये कहानी हमें सारी की सारी पढ़नी है कि कैसे जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है और जो 1948 से 51 तक रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस की हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर की सहायता हेतु सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अब क्या बन चुका है। तो हमने ऊपर देखा कि 1948 में ये क्या बन गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया, यहाँ के मुख्य आयुक्त का प्रांत बन गया। तो अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई इसकी सहायता के लिए और इसको सलाह देने के लिए एक समिति चुनी जाती है। कब चुनी जाती है, 30 सितंबर 1948 को चुनी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। चीफ कमिश्नर की सलाहकार समिति के कुल कितने सदस्य थे, तो इसके सदस्य जो रहने वाले हैं कुल 9 सदस्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं सलाहकार समिति में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो 6 आपको जनता के प्रतिनिधि और 3 जो है जो राजा रजवाड़े थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 6 जो है जनता के प्रतिनिधि देखने को मिलते थे जो जनता के नेता थे। निम्न में से कौन चीफ कमिश्नर की सलाहकार समिति में जनता का प्रतिनिधि था, तो कौन देखने को मिलेंगे जनता के प्रतिनिधि, तो ये 3 तो आपको रजवाड़े देखने को मिलेंगे। राजा मंडी हो, चंबा हो, बकाट हो, ये उन 3 में शामिल थे। ये जो थे ये
जनता के प्रतिनिधियों में जो 6 थे उनमें से एक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सलाहकार समिति में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी राजाओं के? तो 3 हमें देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सलाहकार समिति में राजाओं का प्रतिनिधि था? तो कौन रहने वाला है? राजा बघाट हमें देखने को मिलेगा। बाकी 3 जो है ये जनता के प्रतिनिधि रहेंगे। पद्मदेव की बात हो, अवतार चंद और स्वामी पूर्णानंद हमें देखने को मिलेंगे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर की सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वही मुख्य उद्देश्य था कि वे नीति एवं विकास में इन्हें सलाह देनी है, लेकिन चीज़ें जो है बिल्कुल नेगलेक्ट आपको होती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल अवहेलना की जाती है इनकी। तो प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने के कारण समिति के सदस्य कब जो है इससे अलग हो जाएंगे? तो ये भाई इस्तीफा दे देंगे 51 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो 9 सदस्य थे इनमें ये इस्तीफा देते हुए आपको दिखाई देंगे सलाहकार समिति के। सलाहकार समिति के अलग होने के बाद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसके सदस्य बने थे? संविधान सभा के सदस्य आपको बनते हुए यहाँ के बाद ये दिखाई देंगे। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा कब मिलता है? तो जाते हैं जब संविधान में संविधान सभा जो एक प्रकार से संसद का ही काम उस समय कर रही थी, क्योंकि संविधान तो पहले लागू हो चुका था, तो अब संसद का काम कर रही थी। तो यहाँ पे पुरजोर अपनी डिमांड रखेंगे वाई एस परमार और कोशिश करेंगे हिमाचल के अलग अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसीलिए हिमाचल प्रदेश का उन्हें निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि वाई एस परमार का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के वर्तमान अस्तित्व के लिए गिना जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कब बनता है पार्ट सी स्टेट? 1951 में बनेगा। उससे पहले मुख्य आयुक्त प्रांतीय आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा उसके संबंध में क्या थ्योरी रह सकती है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। उसके साथ ही भारत सरकार ने 30 सितंबर 1948 को 9 सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई, जिसमें 6 जनता के प्रतिनिधि थे। यशवंत सिंह परमार, पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, पद्मदेव, अवतार चंद, लाला शिव चरणदास और श्रीमती लीला देवी। 3 राजाओं के 3 सदस्य थे, जिसमें राजा मंडी, चंबा और बघाटा में देखने को मिलते हैं। गठन कब होता है इसका? 30 सितंबर 1948 हमने अभी डेट देखी थी इसकी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चीफ कमिश्नर को आम नीति, विकास योजना, संविधान संबंधी जो है सलाह देना इसका मुख्य उद्देश्य था। 51 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तत्पश्चात डॉक्टर वाई एस परमार संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। उन्होंने तमाम हिमाचल के अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश तथा दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय सरकार का निर्माण करने की मांग उठाई और 1951 में पार्ट 6 स्टेट का आपको दर्जा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 1950 में एक घटना घटित होती है, जहाँ पे आपको कुछ पुनर्गठन होते हुए दिखाई देंगे, कुछ हिस्से हिमाचल में आते हुए दिखाई देंगे, कुछ जो है आपको बाहर जाते हुए दिखाई देंगे हिमाचल से, चाहे वो पेप्सू में हो चाहे पंजाब में। तो बात करते हैं 1950 में हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित हुए हस्तांतरित और हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए गांव। तो यहाँ पे क्या होता है? कोटखाई कोटगढ़ से महासू का पुनर्गठन हो रहा है। तो कोटखाई कोटगढ़ जुड़ेंगे, कुमारसेन आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। जुब्बल उत्तर प्रदेश के जो संसोग और घाट को जुब्बल तहसील में मिलाया गया। कसुमटी में आपको देखने को मिलेगा चबरोट क्षेत्र, आप ध्यान रखेंगे चबरोट क्षेत्र रहने वाला है ये पेप्सू का चबरोट क्षेत्र। चबरोट क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये शामिल किया जाता है। कसुमटी में नालागढ़ के 7 गांवों को सोलन तहसील में मिला लिया जाता है और इस तरह महासू का पुनर्गठन होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से शामिल गांव थे? तो हिमाचल प्रदेश में शामिल गांव आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब से शामिल किया जाता है सोलन, कैंट, कोटगढ़ और कोटखाई। पेप्सू से शामिल किया जाएगा कुफरी, धार, खनलाग, गैलिया, जमराड़ और सुरेटा। तो ये कुछ जो है यहाँ से आपको ऐड होते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद बात की जाए हिमाचल से कौन से जो गाँव है वो पंजाब को दिए जाएंगे और कौन से जो है पेप्सू को दिए जाएंगे। तो संजौली, भराड़ी, चक्का, प्रोस्पेक्ट हिल, कसुमटी, पट्टी, रिहाना, ये क्षेत्र पंजाब को दिए जाते हैं। हिमाचल से रामपुर, बाखना, कोटा और भरी वाले क्षेत्र जो है पेप्सू को सौंपे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारे क्षेत्र कहाँ सौंपे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये कुछ चीज़ें जो थी हमें देखने को मिलेगा कि 1951 से पहले किया। अब पार्ट सी बन जाता है। तो 51 से 56 की कहानी देखते हैं कि आखिर कैसे जो है हिमाचल आकार भी ले रहा है और उसकी राजनीतिक करवटें भी बदल रही है, कैसे उसके राजनीतिक अधिकार उसे मिलते हैं, कुछ छीने जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था? तो 1951 में। 56 तक आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कितने वर्षों तक ग श्रेणी का राज्य रहा? तो 51 से 56 हमें देखने को मिलता है। ग श्रेणी का राज्य बनने पर किस पद को समाप्त कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री मिले थे, इसके बाद मुख्य सचिव भी पद मिला था, उपराज्यपाल का पद मिला था, खत्म कर दिया। तो कौन सा? जो 48 से लेकर 51 तक मुख्य आयुक्त प्रांत की जो मोहर थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह हमें देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल। या बात की जाए पार्ट सी स्टेट के प्रथम उपराज्यपाल की, तो वो हमें यहाँ
पे ये देखने को मिलेंगे। बजरंग बहादुर के बारे में हम आगे चलकर चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने प्रथम उपराज्यपाल के रूप में कब कार्यभार संभाला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है ये। 1 मार्च 1952 हमें देखने को मिलेगा कि इस तारीख को प्रथम उपराज्यपाल के रूप में, और इस तारीख को पहला सीएम जो है हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला था 24 मार्च को। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, तो आपको देखने को मिलेगा 36 सीटें थी। बिलासपुर के विलय के बाद ये 41 होने वाली थी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर वाई एस परमार हमें देखने को मिलेंगे। डॉक्टर वाई एस परमार प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिलेगा। कब बने थे, तो ये बने थे भाई 24 मार्च 1952 को, जिसके बारे में बात की। और ऊपर हमने मेजर जनरल हिम्मत सिंह की बात की थी 1 मार्च को। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे, तो मुख्य सचिव अब मिलेंगे तो वो कौन रहने वाले हैं, के एल मेहता रहने वाले हैं। के एल मेहता, एनसी मेहता और के एल मेहता में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। एनसी मेहता हमने ऊपर देखे थे मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में, और के एल मेहता अब हम यहाँ पे मुख्य सचिव के रूप में पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था, तो राष्ट्रपति निवास शिमला में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बिलाई बिलासपुर आंदोलन जो था का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे आपको सत्यदेव बुशैरी नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको संत कांगा देखने को मिलेंगे। संत कांगा और सदाराम चंदेल आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे सत्यदेव बुशैरी का नाम आप हटाइएगा। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में औपचारिक विलय कब हुआ, तो कब हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 जुलाई 1954। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद बिलासपुर कौन सा जिला बना, तो बिलासपुर बनता है 5वां जिला। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। बिलासपुर के विलय के बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया था, तो अभी हमने ये देखा था, लेकिन अब जो क्षेत्रफल होने वाला है वो हो जाएगा 28,186 स्क्वायर किलोमीटर जो है हिमाचल का क्षेत्र 5वें जिले के विलय के बाद बनता है। बिलासपुर के विलय के बाद विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया जाएगा, तो 1953 में हमें फजल अली कमीशन का जो है गठन होता हुआ दिखाई देगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैयद फजल अली हमें देखने को मिलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था, तो यहाँ पे जो है 29 दिसंबर 1953 देखने को मिलेगा। कई कई किताबों में 22 दिसंबर 1953 भी लिखा गया है, तो इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों को किस राज्य में मिलाने का प्रस्ताव रखा था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल के पहाड़ी जो क्षेत्र है उन्हें किस राज्य में मिलाने की बात की गई थी, पंजाब में मिलाने की बात की गई थी। एक्चुअल में 2 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, हृदयनाथ जो देखने को मिलेंगे, एच.एन. कुंजूरू देखने को मिलेंगे, और के.एम. पनीकर देखने को मिलेंगे। इन दोनों का मानना था कि भाई हिमाचल प्रदेश का स्वतंत्र अस्तित्व की कोई बात ही नहीं है, आप इसे बिल्कुल जो है पंजाब में मिला दीजिए। लेकिन जो इसके हेड थे फजल अली, उनका मानना था कि हिमाचल प्रदेश जो है अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी एक स्थानीय पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि इसका अपना एक अस्तित्व रहे। तो इसलिए जो है उन्होंने इसका एक तरह से वकालत की थी, और क्योंकि अध्यक्ष थे तो उनका मत ऊपर रखा गया, इसलिए आप देखेंगे कि अलग अस्तित्व प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के अलग अस्तित्व की रक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर वाई एस परमार इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1956 में इसे यूटी बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था, तो 71 तक हमें देखने को मिलता है। जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो ये हमें बजरंग बहादुर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं, ग श्रेणी का राज्य जब बना हिमाचल प्रदेश तो क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में। राज्य का दर्जा मिला 1951 में, क्या बना दिया गया, इसे ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। 51 से 56 तक हमें देखने को मिलता है। प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ, तो मुख्य आयुक्त की जगह उपराज्यपाल का पद आ गया था। अब 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला था। प्रथम विधानसभा की बात की जाए तो 1952 में 36 सीटों वाली विधानसभा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुई थी, और 24 मार्च 1952 को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था भाई, परमार जी को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1952 में ही प्रथम मुख्य सचिव भी मिलेगा भारत को, के.एल. मेहता के रूप में राज्य के पहले मुख्य सचिव थे। प्रथम विधानसभा सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र 1952 में राष्ट्रपति निवास वायसराय लॉज में जो है शिमला में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। बिलासपुर का विलय होगा 1954 में, आंदोलन
होगा, जिसमें कौन-कौन भाग लेने वाले हैं। संतराम कांगा रहेंगे, दौलत राम सांख्यान रहेंगे, सदाराम चंदेल रहेंगे, तो ऊपर आप इसे प्लीज़ ठीक कीजिएगा। संसद की मंजूरी मिलती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में बिलासपुर के विलय की घोषणा की। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का औपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया, जिसके बाद यह राज्य 5वां जिला बन गया था राज्य का। इसके बाद राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया था, 28,186 हो गया था, और यहाँ पे 41 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेगी। राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो आयोग का गठन कब होता है, 29 दिसंबर 1953 या 22 दिसंबर भी मैंने आपसे बात की। सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष रहेंगे, और कौन जो है मेंबर रहने वाले हैं, हृदयनाथ कुंजूर और कबलम माधव पणिकर जो है इसके हेड रहने वाले हैं। फिर बात की जाए यहाँ पे पंजाब में विलय का प्रस्ताव, तो आयोग ने भाषाई और भौगोलिक आधार पर हिमाचल प्रदेश का कहा कि भाई पंजाब में मिला लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और अन्य नेताओं तथा सैयद फजल अली के नेतृत्व में स्वयं जो है इस चीज़ के विरोध में थे, तो इसलिए हिमाचल अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहता है। और क्या बनता है, अब ये क्यूटी बनता है। वर्ष 1956 से लेकर 71 तक हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है, जिसके पहले राज्यपाल कौन थे, बजरंग बहादुर बने थे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और प्रशासनिक गठन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको 56 से लेकर एक्चुअल में 66 तक की घटनाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को आपको बनता हुआ ये दिखेगा। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, केंद्र शासित प्रदेश के, तो हमने बजरंग बहादुर सिंह जी के बारे में बात की थी। टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत किस संस्था के को शासन के अधिकार दिए गए थे, तो क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था। विधानसभा को समाप्त कर दिया गया, अब क्षेत्रीय परिषद लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कब समाप्त हो गई थी, तो कब होगी, 31 अक्टूबर 1956 को होगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रीय परिषद जो शुरू होगा, क्षेत्रीय परिषद उसके बाद बनेगा अगले ही दिन, आपको 1 नवंबर 1956 से देखने को मिलेगा। और क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो कब चुने जाएंगे, 15 अगस्त 1957 को आपको देखने को मिलेगा। और कौन चुने जाएंगे, ठाकुर करम सिंह चुने जाएंगे। किन्नौर जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया था, तो आपको देखने को मिलेगा 1 मई 1960 को आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो महासू से अलग आपको देखने को मिलेगा। चीनी तहसील प्लस रामपुर तहसील की जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, 14 गाँव, वो सारी चीज़ें। 8वें क्वेश्चन की बात की जाए, 29 मार्च 1961 को हिमाचल प्रदेश के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने की घोषणा किसने की थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा बोला जाता है कि भाई जब आप अधिकार दे ही रहे हो तो उसमें आनाकानी किस बात की, क्यों आप जो है क्षेत्रीय परिषद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों जो है हिमाचल प्रदेश को विधानसभा नहीं दे देते। तो उसके बाद जो है विधानसभा हिमाचल प्रदेश को आगे चलकर दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के बाद क्षेत्रीय परिषद को किस में परिवर्तित कर दिया गया था, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा फिर से वापिस आती है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो ये बनेंगे 1 जुलाई 1963 को। तो डेट आप ध्यान रखते चलिएगा। पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन देखने को मिलते हैं, हुक्म सिंह हमें देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कमेटी रहने वाली है, इसके बारे में हम चीज़ें देखेंगे। क्षेत्रीय परिषद 1956 से लेकर 66 तक, तो इसके बारे में अब देख लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषद कैसे काम करता है और क्या था ये। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बजरंग बहादुर सिंह इसके पहले उपराज्यपाल थे। क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत विधानसभा की जगह क्षेत्रीय परिषद को शासन के अधिकार सौंपे जाते हैं। 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा समाप्त हो जाती है। 31 अक्टूबर 1956 को मुख्यमंत्री जो डॉक्टर YS परमार थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनका और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 1956 को अब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। तो विधानसभा आपको समाप्त होती हुई कब दिखाई देगी, 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर 1956 को ये आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार देखने को मिलेंगे कि ये अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, HES में आ चुका है ऐसा कि भाई कब समाप्त हुआ था, तो 31 अक्टूबर ऑप्शन में दिया गया था वहाँ पे, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। परिषद के अध्यक्ष कौन थे, 15 अगस्त 1957 को मंडी के ठाकुर करम सिंह के इसके अध्यक्ष चुने गए। यह परिषद काफ़ी हद तक स्थानीय स्वायत्ता शासन की निकाय की तरह था, कुछ नहीं केवल PRIs की तरह काम करता था, बाकी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें किन्नौर जिले का गठन होता है 1 मई 1960 को। महासू जिले के चीनी तहसील को अलग करके हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला ये बन जाता है। विधानसभा का पुनर्निर्माण और नए मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे क्या होता है, तत्कालीन जो गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने 29 मार्च 1961 को कहा कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963
पारित होता है। लोकसभा द्वारा यह एक्ट पारित करने के बाद क्षेत्रीय परिषद को दोबारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में बदल दिया जाता है। नए मुख्यमंत्री बनेंगे। 1 जुलाई 1963 को 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित होगा। डॉक्टर यशवंत परमार जो है, यशवंत सिंह परमार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हुकुम सिंह समिति है, इसकी कुछ सिफारिशें आपको देखने को मिलेगी। पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तारीख पूछी जाती है 1965 में, इसके अध्यक्ष कौन थे वो पूछा जाता है। विशाल हिमाचल का पूरा खाका इनके द्वारा तैयार किया गया था। और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी, तो इन्होंने बोला था शिमला को हिमाचल को दे दो भाई, डलहौजी बकलो वाले जो क्षेत्र है वो किसे सौंप दिया जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कोटखाई नहीं रहेगा, यहाँ पे कोट को कट कीजिएगा। डलहौजी और बकलो वाले क्षेत्र जो है ये दे दिए जाए किसको, तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया जाए, क्योंकि 100 साल पट्टे पर दिए गए थे, तो इसलिए नालागढ़ उपमंडल, कालका उपतहसील, मूरनी, कालेसर और शिवालिक के क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया जाए। पटियाला के राजा नालागढ़ को भी बोला गया था कि पेप्सू से अलग कर दिया जाए अब, और हिमाचल को सौंप दिया जाए, क्योंकि जबरन आए थे भाई पेप्सू में। कालका उपतहसील को शिमला का प्रवेश द्वार माना गया। कालेसर को बोला गया कि क्या कीजिए, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसलिए आप हिमाचल प्रदेश में इसे ऐड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी हुकुम सिंह समिति के अनुसार। अब लास्ट टॉपिक, और हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा आपको टर्न आता हुआ दिखाई देगा कि हिमाचल प्रदेश जो है अब राज्य बनने की ओर एक राज्य के रूप में बनने जा रहा था। आने वाली 5 सालों में आप देखने वाले हैं इसके इतिहास को। तो देखते हैं 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला शामिल कर दिया गया। तो कौन सा जिला शामिल किया जाएगा भाई, कांगड़ा शामिल किया जाएगा। यहाँ पे फतेहगढ़ साहिब भी नहीं था, पटियाला भी नहीं था, जालंधर भी नहीं था, तो कांगड़ा आपको शामिल होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। फिर बात करते हैं पंजाब के अलावा पंजाब के अम्बाला जिले से कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो अम्बाला से नालागढ़ दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अम्बाला से लिया गया था नालागढ़। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। डलहौजी किस जिले से हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था, तो कौन सा क्षेत्र रहने वाला है, गुरदासपुर जो जिला था पंजाब का, वहाँ से लिया गया था डलहौजी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हुकुम सिंह इसके आंसर रहने वाले हैं। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों की कितनी संख्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 आपको देखने को मिलेंगे। और 12 कब बनेंगे, तो पढ़ेंगे हम 1972 में 1 सितंबर को, तब 12 हमें बनते हुए दिखाई देंगे। पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो वर्तमान में देखने को मिलता है वो हो गया था 55,673 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। 1967 के चुनाव के बाद तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो हमें देखने को मिलेंगे वाई एस परमार जी। 1966 में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया नया जिला कौन सा था, 66 में कौन से जिले जोड़े गए, क्या ऊना जोड़ा गया, क्या हमीरपुर जोड़ा गया, क्या सोलन जोड़ा गया, तो जी नहीं, केवल कुल्लू जोड़ा गया था। ये सारे आपको 72 में बनते हुए दिखाई देंगे, और देखेंगे इसके बारे में भी कि कैसे 10 थे, फिर 3 जुड़े, फिर 12 कैसे हुए, उसके बारे में हम समझेंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कब पारित किया था, तो आपको देखने को मिलेगा 24 जनवरी 1968 को आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो कब लाया गया था, 31 जुलाई को लाया गया था 1970 में। और कब पारित किया गया था, तो 18 दिसंबर 1970 को पारित किया गया था। कब पारित हुआ, तो 18 दिसंबर 1970 को पारित हुआ था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य घोषित करने की घोषणा किसने की थी, तो रिज मैदान से किसने की थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य घोषित करने की घोषणा कहाँ से हुई थी, तो रिज मैदान शिमला से हुई थी। पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो फिर से वाई एस परमार जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेंगे एस चक्रवर्ती जी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। पूर्ण राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जब पूर्ण राज्य बन गया, तो देशराज महाजन हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 1 सितंबर 1972 को किस जिले का विभाजन करके ऊना और हमीरपुर बनाए गए थे, कांगड़ा को काटेंगे और तब जाके जो है ऊना और हमीरपुर बनेंगे। 1972 के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए, 12 जो वर्तमान तक हमें देखने को मिलते हैं। 1972 के पुनर्गठन के बाद निम्न में से कौन सा नया जिला बना था, तो कौन सा रहने वाला है भाई, ऊना बना था। किन्नौर, चंबा, बिलासपुर की बात करें तो हमने देख लिया 54 में, 60 में ये बनता हुआ देख लिया। चंबा तो हमने 48 में ही देख लिया था विलय ये बनता हुआ।
उन्ना जो है हमें 72 में देखने को मिलता है। कुल कितनी तहसीलें थी उस समय, तो 35 हमें देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का आंसर रहने वाला है। अब देखते हैं थोड़ा-सा कहानी, अभी तो हमने एमसीक्यूज़ देखे फटाफट, अब जो है थोड़ी-सी कहानी देख लेते हैं। तो पंजाब पुनर्गठन जो है 1966 और विशाल हिमाचल प्रदेश का गठन। हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए क्षेत्र कब होते हैं शामिल? 1 नवंबर 1966 को पुनर्गठन होता है। पंजाब के पुनर्गठन के बाद निम्नलिखित क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया: कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, अम्बाला से नालागढ़ लिया गया, होशियारपुर से लोहारा, अम्ब, उन्ना और संतोखगढ़ लिया गया और गुरदासपुर से डलहौजी लिया गया। तो ये क्वेश्चन तो हम ऊपर देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अभी। अम्बाला से नालागढ़ और गुरदासपुर से डलहौजी। जिलों की संख्या और क्षेत्रफल की वृद्धि की अगर बात की जाए तो जिलों की संख्या 1956 में पंजाब पुनर्गठन के बाद 1956 नहीं 66 होगा यहाँ पे, या 65 कीजिएगा। 6 जिले बने थे के पहले 1956 पंजाब पुनर्गठन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 1965 से पहले कितने थे? 6 जिले थे, अब 10 बनने जा रहे थे। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष कौन थे? हुकम सिंह जी थे। 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या 10 हो गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो वर्तमान में देखने को मिलता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1967 के चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 28,12,000 के आसपास हमें देखने को मिलती है। 4 कौन से नए जिले जोड़े गए थे? तो जिला कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति जोड़े गए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे प्रस्ताव हुआ। तो 24 जनवरी 1968 को क्या किया गया? विधानसभा ने सर्वसम्मति से पूर्ण राज्य की मांग रखी। 31 जुलाई 1970 को प्रस्ताव पेश होता है संसद में। अधिनियम पास कब होता है? तो 18 दिसंबर 1970 को पास होता हुआ दिखाई देगा और 25 जनवरी को घोषणा होती है। पदाधिकारियों की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं राज्य के? यशवंत सिंह परमार बनते हैं। प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती जी बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष देशराज महाजन बनेंगे। जिलों का पुनर्गठन की अगर बात की जाए तो 10 जिले थे। 1 सितंबर 1972 को इनका पुनर्गठन किया जाता है। कांगड़ा का विभाजन होता है। कांगड़ा जिले को काटकर उन्ना और हमीरपुर नए जिले बनाए जाते हैं, तो 2 बन गए यहाँ पे। शिमला और महासू का पुनर्गठन होगा, तो इन 2 से एक और निकाला जाएगा, जिसमें शिमला और महासू जिलों को पुनर्गठित करके शिमला और सोलन बना दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुल जिले। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हो गए, जिसमें हम चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, उन्ना और हमीरपुर वर्तमान की चीज़ें देखते हैं हम। उस समय हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें थी और 9 तहसीलें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की पूरी जर्नी जो मैं आपने आपके साथ डिस्कस की। अब थोड़ा सा जो है हिमाचल प्रदेश के भूमि संबंधी जो कानून थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फटाफट से चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आई नो अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपके लिए इस टाइम पे रिवाइज करना और अपने दिमाग में रखना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें आपको बैक माइंड जो है याद रह जाए, अनकॉन्शियस मेमोरी में आपकी सेव रह जाए, और एग्ज़ाम में वही चीज़ अगर सामने आती है तो आपको हो सकता है हेल्प करे वो। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं भूमि संबंधी कानूनों से। पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1952 के अनुसार लगान की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, 1/4 भाग रखा गया था कि भाई काश्तकारों को अब क्या देना पड़ेगा। जो काश्तकार है उनको जितनी भी उपज होगी उसका 1/4 भाग किसको देना पड़ेगा? जो भी जिस मालिक की वो भूमि होगी उसको देना पड़ेगा, और 3/4 भाग वो अपने पास रखेगा। हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का पारित किया गया था, 53 में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा रहने वाला है ये। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 1953 में भूमि सुधार अधिनियम के तहत जमींदारी व्यक्तिगत खेती के लिए अधिकतम कितनी भूमि वापिस ले सकता था? तो जमींदार 5 एकड़ तक की भूमि वापिस ले सकता था। ये हमें देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित क्षेत्र काश्तकार अधिकारों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का स्थानांतरित क्षेत्र 66 में हमें देखने को ये मिलेगा, सॉरी 68 में हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम कब लागू हुए थे? तो नौतोड़ भूमि का जो नियम था वो भी 68 में हमें देखने को मिलेगा। नौतोड़ नियमों के तहत अधिकतम कितनी बंजर भूमि आवंटित की जा सकती थी? 20 बीघा हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भूमिहीन व्यक्तियों को विशेष योजना के तहत कितनी नौतोड़ भूमि देने का प्रावधान था? तो भूमिहीन व्यक्तियों को कितना था? 5 बीघा तक देने के प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश जोत समेकन और विखंडन रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मतलब जो खेत है उनको क्या किया जाएगा? एक किया जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा, और उनके विखंडन को रोका जाएगा, उनको जो है टूटने से रोका जाएगा। कब का एक्ट रहेगा? 71 का एक्ट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हिमाचल
हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हमें 72 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। धारा 118 बहुत फेमस आपको देखने को मिलेगी। और किस एक्ट का है? तो ध्यान रखिएगा 72 के 2 हैं, लेकिन कौन से वाले का है ये? काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 का है ये कहीं से कहाँ तक? भूमि जोत सीमा अधिनियम से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। 72 में हमें 2 एक्ट देखने को मिलते हैं, तो काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम का है ये। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। धारा 118 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गैर कृषकों द्वारा कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाना, मतलब चाहे वो हिमाचल के हो चाहे बाहर के हो, जिनका कृषि से लेना देना नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा यानी कि एक तरह से हथबंदी करने की कोशिश जो की थी कि इससे ऊपर आप जो है आपको देखने को मिलेगा कि किसी तरह से आप क्या नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आपके पास भूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये कब देखने को मिलता है? भूमि जोत सीमा जो है वो हमें 1972 में देखने को मिलता है। 2 फसल वाली जो सिंचित भूमि थी के लिए अधिकतम जोत सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 2 फसल प्लस वो सिंचित भूमि है, तो 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि आपको देखने को नहीं मिलेगी उस व्यक्ति के पास। एक फसल वाली सिंचित भूमि के लिए अधिकतम जोत सीमा कितनी थी? 15 एकड़ आपको देखने को मिलेगी। पांगी, भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए अधिकतम भूमि की सीमा कितनी है? तो 70 एकड़ हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि निहित और उपयोग अधिनियम किस वर्ष आया था? बहुत इंपॉर्टेंट शामलात अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1974 इसका आंसर रहने वाला है। ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम कितना प्रतिशत भाग चराई एवं सामुदायिक उपयोग हेतु आरक्षित रखा जाएगा? 50%। बहुत इंपॉर्टेंट सीमा है ये भी। अब थोड़ा सा जो है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर आपको दिखे तो आपको डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1952। किराए की सीमा काश्तकार द्वारा जमींदार को दिए जाने वाले लगान की अधिकतम सीमा कितना बोला गया कि कुल उत्पादन का भैया 25% ही दियो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1953। तो इसमें विधेयक पारित कब होता है? ये आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि इसे क्या कहा जाता है? जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम भी कहा जाता है। लागू होने में देरी होती है। जमींदारों ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी, जिसके कारण लागू होना लंबित हो गया था। तो काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि जमींदारों ने अपने अधिकारों की भी मांग की थी। काश्तकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत काश्तकारों के कार्यकाल की सुरक्षा तय की गई थी। व्यक्तिगत खेती की सीमा रखी गई थी कि 5 एकड़ तक का क्षेत्र वापस ले सकते हैं जमींदार व्यक्तिगत खेती के लिए। और यहाँ पे काश्तकार को उसके द्वारा धारित कुल क्षेत्र का 1/4 से अधिक भाग से बेदखल नहीं किया जा सकता, कि भाई बस 25% से ही बेदखल किया जाएगा, उसके ज़्यादा संपत्ति उससे नहीं छीनी जाएगी काश्तकार से। हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित काश्तकार अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1968। यह अधिनियम पंजाब के पुनर्गठन के बाद हिमाचल में शामिल नए क्षेत्रों के कारण बनाया गया था। एक्चुअल में क्या था इस एक्ट को लाने का कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश में अभी हमने पढ़ा कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ भाई, जो निचले वाले क्षेत्र है 1 नवंबर 1966 को हमें देखने को मिलेगा कि नीचे वाले क्षेत्र जो है कुल्लू, लाहौल स्पीति और अगर बात की जाए यहाँ पे कांगड़ा वाला क्षेत्र, ये नए क्षेत्र जोड़े गए। और बाकी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे तो हिमाचलियों के पहले से जो हिमाचल सरकार के द्वारा अभी हमने 2-3 कानून पढ़े वो लागू थे, लेकिन यहाँ पे तो पंजाब वाले कानून लागू थे। तो इसमें समानता लाने के लिए, क्योंकि विविधता थी दोनों में और उसके अकॉर्डिंग ही जो है चीज़ें चलती आ रही थी, तो इन सारे कानूनों में समानता लाने के लिए और पूरे हिमाचल के लिए एक तरह के भूमि कानून बनाने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था 1968 का। और ये बहुत बड़ा कारण आपको बनता हुआ दिखाई देगा उप क्षेत्रवाद का, क्योंकि भूमि संबंधी जो कानून है वो आपको देखने को मिलेगा कि निचले क्षेत्र में तो बेहतरीन तरीके से लागू हो गए, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्र में उतना इफेक्टिवली वो आपको लागू होते हुए नहीं दिखाई देंगे, जिसके कारण शिमला और कांगड़ा की जो हमें एक तरह से टकराव देखने को मिलता है वो इसी चीज़ को लेकर है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके पीछे का यही मेन उद्देश्य था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यह सुरक्षा 1 वर्ष के लिए, जिसके बाद में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नौतोड़ भूमि अधिनियम हम देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके तहत आवेदकों को शर्तों के अधीन अधिकतम 20 बीघा तक बंजर भूमि दी जा सकती है। इसके अधीन भूमिहीन व्यक्तियों को 5 बीघा तक नौतोड़ भूमि देने का अनुदान की बात थी। तहसीलदारों को बिना देरी किए नौतोड़ भूमि मंजूर करने का विशेष अधिकार दिए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके। हिमाचल प्रदेश जोत समेकन और विखंडन अधिनियम, ये कब का है? 1971 का है। खेतों के टुकड़ों में बंटे थे। विखंडन को रोकना और बिखरी हुई छोटी छोटी जमीनों को एक साथ लाना, यानी कि चकबंदी, सॉरी हथबंदी नहीं, चकबंदी मतलब साथ में करना। हथबंदी एक सीमा से ज़्यादा उन्हें जो है लैंड
एक तरह से लैंड जो है उन्हें लोकेट ना करना, मतलब एक सीमा से ज़्यादा अगर 15 एकड़ कहा गया है तो 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी किसान को नहीं दी जाएगी, जिसमें एक आप देखेंगे कि पूरा क्राइटेरिया होगा कि 5 लोगों का परिवार है तो 15 एकड़ ही मिलेगा, 10 एकड़ ही मिलेगा, तो उसे हथबंदी कहा जाता है। तो चकबंदी जहाँ पे 7 खेतों को लाना आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 आता है। इसमें बिचौलियों का अंत किया जाता है, मालिकाना हक दिया जाता है। इसमें क्या था, छोटे जमींदार जो है व्यक्तिगत खेती के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ सिंचित और 3 एकड़ असिंचित भूमि अपने पास रख सकते थे। मुआवजा क्या बोला गया कि भाई जो गैर अधिभोगी है, काश्तकार है, उनको 96 गुना के बराबर नाम मात्र का मुआवजा, क्योंकि बहुत कम मुआवजा लिया गया था लेकिन 96 गुना बोला गया उसको, तो मालिकाना हक दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं धारा 118 की बात होती है, कृषि भूमि पर खरीद प्रतिबंध है कि भाई अगर आप गैर कृषक को राज्य में कृषि भूमि खरीदने या हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। और हम जब उद्योगों के बारे में देखते हैं, मीन्स का टॉपिक है, तो उद्योगों में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हिमाचल प्रदेश का, उसमें एक बहुत बड़ा कारण हमें धारा 118 भी देखने को मिलती है, सेक्शन 118। तो ये हम कुछ कारण पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना हमें डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, यानी कि इसमें हम अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक इकाई स्थापित की गई। इकाई क्या थी, एक परिवार स्थापित किया गया जिसमें पति होगा, पत्नी होगी और उनके 3 नाबालिग बच्चे होंगे। उनके लिए अधिकतम भूमि सीमा रखी गई और ये धारा 4 में आपको परिभाषित देखने को मिलेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश में एक परिवार की क्या डेफिनेशन है। तो पति पत्नी और उनके 3 नाबालिग बच्चे। तो अगर ऐसा कोई परिवार है जिसमें 5 सदस्य आपको अभी तक देखने को मिल रहे हैं, तो अगर 2 फसलें किसी भूमि से प्राप्त हो रही है प्लस वहाँ पे किसी तरह का सिंचाई की कोई व्यवस्था है, तो उसे 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। 15 एकड़ किसे, जहाँ पे केवल वर्ष में एक ही, साल में एक ही फसल होती है प्लस सिंचाई होती है उस क्षेत्र की, तो 15 एकड़ दी जाएगी। 30 एकड़ अन्य श्रेणियों की भूमियों के बीच अंतर्गत जो बगीचों वाले क्षेत्र है, वहाँ पे 30 एकड़ जो है उन्हें लोकेटेड की गई और यहाँ पे एलोकेट की गई। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशेष क्षेत्रों के लिए छूट क्या थी, तो विशेष क्षेत्र जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कौन से, चंबा जिला, पांगी, भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पूर्ण जिलों जैसे इनमें हमें देखने को मिलेगा। कांगड़ा जिले के जो छोटा भंगाल वाला क्षेत्र है, बड़ा भंगाल वाला क्षेत्र है, तो कौन कौन से, चंबा जिला, पांगी, भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल हमें देखने को मिल रहा है। 70 एकड़ तक इसे तय किया गया था। वयस्क बेटे का अधिकार क्या है, परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त वयस्क बेटे को तय की गई सीमा के 1/5 भाग का दावा करने का अधिकार है, बशर्ते कुल भूमि का अधिकतम सीमा से दोगुनी से अधिक ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर कोई 5 से अगर फैमिली 6 हो गई तो 1/5 और हिस्सा दे दिया जाएगा। बस ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हमें देखने को मिलता है अंतिम एक्ट, हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम और उपयोग अधिनियम। ये क्या है, भूमि निहित और उपयोग अधिनियम, तो इसमें शामलत भूमि एक्ट भी इसे कहा जाता है। ये क्या है, तो इसमें इस अधिनियम का उद्देश्य गाँव की सामान्य भूमि के उपयोग को विनियमित करना है। कम से कम 50% जो क्षेत्र है उसको क्या करना है भाई, स्थानीय निवासियों को की चराई के लिए और अन्य सामान्य सामुदायिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित करना है कि 50% का क्षेत्र तो चराई वगैरह के लिए होना चाहिए, प्लस जो है कोई सामुदायिक कार्यक्रम हो वहाँ के लिए, उस किसी तरह का सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, उसके लिए जो है ये आरक्षित रखा गया। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके साथ आपके हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सारे के सारे मैंने 3 क्लास के माध्यम से आपके साथ आपको जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने करवाई हैं चीज़ें, हो सकता है आपके लिए बाउंसर रह गई हो, लेकिन जो है आप कोशिश कीजिएगा, एक नहीं तो 2 बार इसे देखिएगा, आपको ज़रूर जो है समझ आएगा। और बाकी जो है आप अपनी तैयारी करते चलिए और रिवीजन करते चलिए। आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय।